हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एसटीडी यानी कि यौन संचारित संक्रमण के बारे में। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इसके कारण, लक्षण तथा बचाव के तरीकों के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एसटीडी, कि आखिर एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता क्या है। ठीक है, देखो फुल फॉर्म ऑफ एसटीडी इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है। ठीक है, आगे कह रहा है जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि आरटीआई। ठीक है, एसटीडी क्या होता है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आने से फैलता है। साथ ही साथ इसे हम आरटीआई यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, चलो अभी आगे कहते हैं कि एड्स, गोनोरिया एंड सिफिलिस आर सच डिजीज़, कि हम इन तीन बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, एड्स, गोनोरिया एंड सिफिलिस, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह आपसे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, आगे कह रहा है द मेजोरिटी ऑफ दिस डिजीज़ डेवलप विदाउट शोइंग एनी सिम्टम्स विच इंक्रीज रिस्क फैक्टर्स। कह रहा है जो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है यानी कि जो एसटीडी है, इसकी जो भी बीमारियां हैं वो मेजोरिटी ऑफ टाइम्स क्या होता है कि बिना कोई सिम्टम्स शो करे ही फैलती हैं। कि अगर मान लो कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति एड्स से या फिर गोनोरिया से या फिर सिफिलिस से संक्रमित है तो उसको लक्षण आने में बहुत टाइम लग जाता है। उस इंसान को पता भी नहीं चलता है कि वो किसी एसटीडी से संक्रमित है, जब तक उसका बिल्कुल इम्यून डैमेज नहीं हो जाता, बिल्कुल उसकी हालत ख़राब नहीं हो जाती, तब तक हमको पता नहीं चल पाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अनयूजुअल डिस्चार्ज फ्रॉम जेनिटल्स, जेनिटल अल्सर, इचिंग आर फ्यू सिम्टम्स ऑफ एसटीडी, कि जेनिटल एरिया से कुछ अनयूजुअल डिस्चार्ज होना। देखो जेनिटल एरिया से कुछ डिस्चार्ज होते रहते हैं फीमेल में, जैसे वाइट डिस्चार्ज भी होता है, बट वो यूजुअल होता है, वो सभी को होता है, वो नॉर्मल होता है। लेकिन अनयूजुअल डिस्चार्ज ही अगर आपको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा या फिर कुछ अलग तरीके का डिस्चार्ज हो रहा है जेनिटल एरिया से, साथ ही साथ जेनिटल एरिया में अल्सर या फिर ईचिंग यानी कि कुछ खुजली की समस्या हो रही है, तो जो कि आप एसटीडी से संक्रमित हो सकते हो। ये कुछ बेसिक एसटीडीज़ के क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दे कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू नॉन सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, कि जो एसटीडी है उसका नाम क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, लेकिन वो नॉन सेक्सुअल एक्टिविटी से भी फैल जाता है। जैसे कि सपोज दैट कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसके पेट में जो बच्चा है, तो अगर उसको सपोज दैट एड्स है तो उस बच्चे को भी एड्स की समस्या हो सकती है। साथ के साथ अगर वो लेडी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, दूध पिलाती है, तो इससे भी वो बीमारी फैल सकती है। ठीक है, चलो देखो कह रहा है यहाँ पे दे कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू नॉन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ऑल्सो लाइक शेयरिंग इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड, जैसे कि कोई इंसान बीमार है, उसको ब्लड की कमी हो गई है, वो ब्लड बैंक जाता है ब्लड लेने के लिए, लेकिन अगर उसको किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड मिल जाता है तो वो भी क्या हो जाएगा? इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसीलिए हमेशा हमें ऑथराइज्ड ब्लड बैंक से ब्लड लेना चाहिए, कभी ऐसे वैसे कहीं भी जाकर हमें ब्लड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं मदर टू अनबॉर्न बेबी, कि अगर बच्चा माँ की कोख में है और अगर माँ इन्फेक्टेड है तो बच्चे को भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब आगे पढ़ते हैं एचआईवी और एड्स के बारे में। ठीक है, बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि एचआईवी और एड्स एक ही है, या फिर एचआईवी किसी इन्फेक्शन का नाम है और एड्स बीमारी है, लेकिन ये सब एक मिसकंसेप्शन है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। आज मैं आपको बिल्कुल डिटेल में और बहुत अच्छे समझाऊंगी कि एचआईवी और एड्स में क्या अंतर है। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एचआईवी के बारे में। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी कि एचआईवी। ठीक है, अटैक ऑन सेल्स दैट हेल्प द बॉडी फाइट विद इन्फेक्शन, कि जो एचआईवी का वायरस होता है वो हमारे उस बॉडी सेल्स पे अटैक करता है जो कि बीमारी से लड़ने में हमारा हेल्प करता है, यानी कि इससे हमारा इम्यून सिस्टम। एचआईवी कहाँ पे हमको अटैक करता है? हमारे इम्यून सिस्टम पे। अगर मान लो सपोज दैट कि कोई बंदा एचआईवी से इन्फेक्टेड है, तो एचआईवी का वायरस ने उसे कहाँ इन्फेक्ट किया है? उसके इम्यून सिस्टम पे। उसका इम्यून सिस्टम को वो क्या कर रहा है? दिन प्रतिदिन उसे डैमेज कर रहा है। अभी क्या होगा कि अगर उसे हल्की फुल्की कोई सी बीमारी हो गई ना, जैसे कि खरोच लग गई, कुछ खांसी, जुकाम, बुखार कुछ भी हो गया उसे, तो उसको उस चीज़ से रिकवर होने में ना बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसका जो मेन हिस्सा है, जो उसका इम्यून सिस्टम है, एचआईवी, उसको धीरे धीरे क्या करती है? डैमेज करती रहती है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। इट स्प्रेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट,
HIV कैसे फैलते हैं? सेक्सुअल कांटेक्ट। लेकिन सेक्सुअल कांटेक्ट ऐसा नहीं कि कोई इंसान अगर किसी से सेक्सुअल कांटेक्ट रखेगा तो उसे HIV हो जाएगा, नहीं। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट, कि अगर आप सेक्सुअल कांटेक्ट में हो बट अगर आपने प्रोटेक्शन ले रखी है तो आपको HIV नहीं होगा। लेकिन उसकी 100% श्योरिटी भी नहीं होती, बट फिर भी हमें जब भी सेक्सुअल कांटेक्ट में जब भी कोई इन्वॉल्व होता है तो उसे प्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। चलो आगे कह रहा है कि शेयरिंग बॉडी फ्लूइड, की अगर आपका बॉडी फ्लूइड शेयर होता है थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन, कि अगर मान लो कि मैंने किसी से अपना बॉडी फ्लूइड शेयर किया, उस बंदे को अगर HIV का इन्फेक्शन है तो वो मुझे भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल, जैसे मान लो कि मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और सामने वाले को भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अगर मेरा ब्लड उसके में जाता है या फिर उसका ब्लड मुझ में आता है तो ऐसा नहीं कि हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अगर किसी इन्फेक्टेड का ब्लड मेरी बॉडी में या फिर अगर कोई और इन्फेक्टेड है उसका ब्लड किसी और की बॉडी में जाता है तो HIV का खतरा हो सकता है। खतरा क्या, HIV हो ही जाएगा। आगे पढ़ते हैं। शेयरिंग ड्रग इक्विपमेंट्स, की अगर मान लो सपोज दैट आप क्लिनिक वगैरह गए हो, हॉस्पिटल गए हो, ठीक है, तो आपको चेक करना चाहिए कि आपको क्या बिल्कुल फ्रेश इंजेक्शन लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। कई बार क्या होता है, नाई की दुकान में जाते हैं लड़के, ये साइड में जो बाल कटिंग कराते हैं, यहाँ पे भी जब भी जाओ तो उनसे बोलना चाहिए कि भाई से सैनिटाइज़ कर दो या फिर डिटॉल से वॉश कर दो। वो कभी मना करेंगे, तुम्हें आप डांट देना चाहिए उन्हें कि नहीं ये तो ठीक है बट हम ठीक नहीं रहेंगे। अगर वो इन्फेक्टेड, अगर सपोजेड किसी का उसने बनाया, ठीक है, किसी की शेविंग करी और उसे कट लग गया और उसे क्या है HIV, सेम उस ब्लेड का यूज़ करके उसने आपकी कटिंग करी और आपको कहीं पे क्या लग गया, कट, तो आपको भी HIV हो सकता है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं कि ये तो हमारा हो गया HIV। अभी एड्स क्या है? देखो HIV और एड्स में सिर्फ एक ही बात का फ़र्क है कि HIV अर्ली स्टेज होता है, लेकिन जो एड्स है जब HIV हमारे इम्यून को पूरी तरीके से डैमेज कर देती है उस सिचुएशन को हम एड्स कहते हैं। आप वीडियो वापस से देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि HIV क्या होता है, अर्ली स्टेज होता है, लेकिन एड्स क्या होता है, जब HIV का वायरस पूरे इम्यून को डैमेज कर देता है तब हमें क्या होता है, एड्स, ठीक है। और अगर सपोज दैट कि जो HIV के सिम्टम्स हैं उसे आने में 2 से 5 साल तक का समय लग जाता है, कि अगर मान लो कोई व्यक्ति HIV से संक्रमित है, उसे HIV हो रखा है बट उसे पता भी नहीं चलता कि वो HIV से इन्फेक्टेड है, उसे ये सिम्टम्स आने में, कैसे सिम्टम्स, जैसे कि वेट लॉस होना, नाइट स्वेटनेस, सोते सोते ही पसीने आ रहे हैं, इंसान कुछ एक्टिविटी करता है तो पसीने आते हैं, नॉर्मल सोए सोए किसी को क्या है, पसीने आए तो दिक्कत की बात है। लगातार तुम खाना पीना सब कुछ नॉर्मल है बट फिर भी क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन वेट लॉस हो जा रहा है, बार बार हेडेक हो रही है, सर्दी जुकाम खांसी जा ही नहीं रहा है, कफ वाला बलगम वाली बार बार क्या आ रही है, खांसी आ रही है, तो उसको एक बार अपना इलाज या फिर चेकअप तो ज़रूर करा लेना चाहिए। लेकिन कब, अगर आपको लग रहा हो कि आप या फिर किसी सेक्सुअल कांटेक्ट, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट, या फिर कहीं पे बार्बर की शॉप पे गए हो, या फिर कहीं पे खुद पता चल जाता है ना कि क्या मैं इसके दौरान किसी संपर्क में आई हूँ या फिर आया हूँ, ठीक है, तो HIV क्या होता है, अर्ली स्टेज। और एड्स क्या होता है, जब HIV का वायरस हमारे इम्यून को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एड्स कहते हैं। सिम्टम्स दोनों के बिल्कुल सेम से होते हैं बट होता क्या है एक्चुअल में कि अर्ली स्टेज में पता नहीं चल पाता, बहुत हल्के फुल्के होते हैं या फिर ना के बराबर, हम ये कह सकते हैं दिखते ही नहीं है। लेकिन एड्स में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, वेट लॉस, हेडेक, फीवर, बहुत कुछ होता रहता है। और अगर एड्स वाली कंडीशन आ गई है और इंसान अपना इलाज अभी तक शुरू उसने नहीं करवाया है तो 3 साल के अप्रॉक्स उसकी निश्चित ही मौत हो जाएगी। लेकिन देखो ध्यान समझना है, HIV का सिम्टम्स आते आते 3 से 5 साल लग जाते हैं, लेकिन अगर एड्स वाली कंडीशन आ गई, यानी कि HIV के वायरस ने आपके इम्यून को बिल्कुल क्या कर दिया, डैमेज, तो एड्स, मान लो सपोज दैट किसी को आज पता चला कि मेरे को क्या हो गया है, एड्स, तो अगर वो अपना इलाज शुरू नहीं करवाता है तो निश्चित ही 3 साल में क्या हो जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी, ठीक है। और HIV या फिर जो एड्स है, ऐसा भी नहीं है कि हमने उसको दवाई दे दी और बिल्कुल से बीमारी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से सही हम नहीं कर सकते, इसीलिए हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। देखो आगे कह रहा है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। इट इज़ अ लेट स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन, ये HIV इन्फेक्शन का लेट स्टेज है, दैट ऑकर्स व्हेन द बॉडीज इम्यून सिस्टम इज बैडली डैमेज। और कब होता है, जब बॉडी का इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, ठीक है। कह रहा है बिकॉज ऑफ वायरस। सिम्टम्स क्या है, फीवर, वेट लॉस, कफ,
एंड और भी लिख सकते हो आप, जैसे कि पेन होना, फैटिक थकान रहना, लाइक नाइट स्वेट होना, बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं इसके। क्योर, इट इज़ कंट्रोलेबल बट नॉट क्योरेबल, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं बट इसे हम क्योर नहीं कर सकते हैं। आपने एक न्यूज़ सुनी होगी या फिर ये सच बात भी है, लाइक कि जो यूएस है, यूएस में सबसे ज़्यादा HIV के इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं, बट उसमें सोचने वाली बात क्या है कि वो HIV के पेशेंट है, वो एड्स के पेशेंट नहीं है। यानी कि वहाँ के लोग में जागरूकता बहुत ज़्यादा है, वो अपना टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहते हैं, उनको पता चल जाता है कि वो HIV से इन्फेक्टेड है और अपना इलाज तुरंत शुरू करा देते हैं। वो एड्स की कंडीशन तक नहीं पहुंचते हैं। और अगर आप एड्स की कंडीशन तक नहीं पहुंचते हो, आपको अर्ली स्टेज में पता चल गया कि मुझे क्या है HIV, तो आप दवा लेकर आपकी ज़िंदगी जितनी लाइफ स्पैन हो सकती थी, सपोजेड कि आपको 80 साल तक जीना था और अभी आपको क्या पता चला कि आपको HIV हो गई है, तो आप अगर अभी से अपना इलाज शुरू करते हो तो आप तभी भी 80 साल तक आराम से जी सकते हो। ठीक है, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं गोनोरिया एंड सिफिलिस के बारे में। ठीक है, चलो देखो ये डिफरेंस बिटवीन नहीं है, ये मैंने इस तरीके से लिख रखा है, समझने में आसानी भी होगी। ठीक है, जो गोनोरिया है, इट इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ट्रांसमिट हैविंग ओरल एंड एनल और वेजाइनल सेक्स, कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया के कारण फैलता है। एड्स किसके कारण फैलता था? वायरस। और गोनोरिया एंड सिफिलिस दोनों किसके कारण फैलते हैं? बैक्टीरिया। ठीक है, ये एक STD है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। कैसे ट्रांसमिट होता है, यानी कैसे ट्रांसफर होता है? हैविंग ओरल, एनल और वेजाइनल सेक्स। ठीक है, ओरल और वेजाइनल सेक्स से भी गोनोरिया फैलता है। टारगेट द मोस्ट एरिया ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग आइज, वेजाइना, एनस एटसेट्रा। कह रहा है ये मॉइस्ट एरिया ऑफ द बॉडी को टारगेट करता है, जैसे कि आइज़, थ्रोट, वेजाइना, एनस, इन सब जगहों क्या करता है? ये टारगेट करता है। यहाँ पे बीमारी का खतरा ज़्यादा होता है। ठीक है, मोस्टली अफेक्ट द पीपल एट द एज ऑफ 15 to 24। भैया गड़बड़ हो गई, ये तो किस एज के लोगों को इन्फेक्ट करता है? 15 से 24 साल के एज के लोगों को ये इन्फेक्शन खतरा ज़्यादा होता है। बेसिकली ये किसी भी एज के लोगों को हो सकता है, लेकिन 15 से 24 साल के लोगों को उसका खतरा ज़्यादा रहता है। ठीक है, क्या सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? पेन इन टेस्टिकल्स, टेस्टिकल्स में पेन होना, वेजाइना, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेन होना, पेन इन लोअर स्टमक, कि लोअर स्टमक में क्या होना? पेन होना। ये क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं। और अच्छी बात ये है कि ये बीमारी क्योरेबल है। ठीक है, अच्छा क्योरेबल से मतलब ये नहीं कि अगर किसी को गोनोरिया हो रखा है, भैया आराम से बैठे रहो कि क्या है बीमारी, तो क्योरेबल है। देखो बीमारी चाहे कोई सी भी हो, अगर लंबे टाइम तक इलाज नहीं हुआ उसका, तो हमको उसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये क्योरेबल है, अच्छी बात है, बट फिर भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सिफिलिस के बारे में। क्या इट इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कि ये भी एक STD बीमारी है जो कि बैक्टीरिया कारण होता है। ठीक है, सिफिलिस दैट रिमेन अनट्रीटेड फॉर लॉन्ग टाइम कैन कॉज मेजर डैमेज टू द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। वही बात कह रहे हैं कि अगर सिफिलिस बीमारी को लंबे समय तक के लिए अनट्रीटेड रखा गया, यानी कि अगर आपने इसका इलाज नहीं करवाया, तो हमारी बॉडी के ये मेजर पार्ट्स जैसे कि ब्रेन, लंग्स, हार्ट, इन सबको डैमेज कर सकती है। ठीक है, क्या ट्रांसफर थ्रू माउथ, पेनिस एंड वेजाइना मदर टू अनबॉर्न बेबी। कह रहा है ये माउथ से भी ट्रांसफ़र होती है, पेनिस, वजाइना, और माँ से बच्चे को भी ट्रांसफ़र होती है। अगर बच्चा पेट में है तो भी, अगर बच्चे को वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, दूध पिलाते हैं तो भी। ठीक है, सिम्टम्स क्या होता है इसका? फीवर, सोर थ्रोट, नाक बजना, जो सोने में खर्राटा बजता है ना, नाक नहीं, खर्राटा बजना, फैटिक यानी कि थकान। और ये भी क्या है हमारा? क्योरेबल है। बट दोनों क्योरेबल है, लेकिन उसके बावजूद हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी खतरनाक है, ये आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंशन, कि हम STD से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। कि देखो कुछ बीमारियां तो क्योरेबल हैं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां जो कि क्योरेबल नहीं है, तो हमको कोई बीमारी हुई क्यों, इससे अच्छा तो हम क्या कर लेते हैं? प्रिवेंशन, थोड़ा सा बचाव कर लेते हैं, सावधानी बरत लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहली बात तो आपको अवेयरनेस होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक को। फर्स्ट क्या है? यूज़ कॉन्डम। ठीक, while having sex, ठीक है, हमें हमेशा
प्रोटेक्टेड सेक्स करना चाहिए, कभी भी ऐसे सेक्स नहीं करना चाहिए, वरना आपको STD का खतरा, HIV, एड्स, इन सब का खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, सेकंड चीज़ पढ़ते हैं, हैव फ्यूअर सेक्सुअल पार्टनर, कम से कम सेक्सुअल पार्टनर रखना चाहिए। केयरफुल वाइल टेकिंग ब्लड फ्रॉम एनी पर्सन और एनी ब्लड बैंक। ठीक है, कि हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए जब भी हम किसी से ब्लड लेते हैं या फिर किसी बैंक से ब्लड लेते हैं, हमेशा गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ब्लड बैंक से ही हमें ब्लड लेना चाहिए। फिर कह रहा है यूज़ न्यू ब्लेड्स व्हेन गोइंग टू द बार्बर शॉप। हाँ, जब भी हम कहीं भी बार्बर शॉप पे जाते हैं बाल वगैरह कटवाने, शेविंग वगैरह कराने, तो हमेशा नए ब्लेड्स को यूज़ करना चाहिए। या फिर अगर वो कुछ उनके इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि बार बदल नहीं सकते हम, तो उसे बोलना चाहिए कि आप डेटॉल से या फिर सैनिटाइजर से इसे डिसइंफेक्ट कर दो, फिर हम इसे यूज़ करेंगे। फिर कह रहा है ऑलवेज यूज़ फ्रेश और न्यू ड्रग इक्विपमेंट्स, कि जब भी हम कहीं मेडिकल शॉप या फिर क्लिनिक हॉस्पिटल पे जाते हैं तो हमेशा न्यू इक्विपमेंट्स को या फिर फ्रेश इक्विपमेंट्स को, जैसे कि इंजेक्शन, सीजर्स, ब्लेड्स, बिल्कुल फ्रेश और साफ़ सुथरे नए यूज़ करने चाहिए, वरना बीमारी का खतरा इससे बना रहता है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय गाइज़।